हे एवरीवन, वेलकम टू एलिवेटर में आप सभी का स्वागत है। और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि मध्यकालीन भारत में हमने तीन चीजें देखी थी। अरबों का भारत पे आक्रमण जो हुआ था उसमें मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था 712 में। उसके कारण हमने देखे थे। उसके बाद हमने देखा था महमूद गजनवी आया, इसने भारत पे 17 बार आक्रमण किया था। और उसके बाद हमने देखा था मोहम्मद गौरी आया था। और मोहम्मद गौरी की दो इंपॉर्टेंट लड़ाई थी, 1191 में तराइन का पहला युद्ध और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। और उसके बाद 1194 में होता है चंदावार का युद्ध, और चंदावार के युद्ध में जयचंद को हरा के मोहम्मद गौरी क्या करता है, पहली बार भारत में इस्लाम जो है, जो मुसलमान है, इनकी स्टेबिलिटी, स्थायित्व का काम करता है। और पहली बार भारत को कॉन्कर किया जाता है किसके टाइम पे, तो मोहम्मद गौरी के टाइम पे। ठीक है, तो दो चीजें यहां से याद रखोगे। भारत पर पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, लेकिन भारत को सबसे पहली बार सफल तरीके से कॉन्कर किसने किया था, तो मोहम्मद गौरी ने किया था। ठीक है, तो यहां तक हमने देखा था। अब आगे की कहानी सुनेंगे। सो मोहम्मद गौरी क्या करता है, मोहम्मद गौरी जब पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है और ये उस टाइम का भारत है, तो यहां तक का जो पूरा एरिया है मोहम्मद गौरी के अंडर आ जाएगा। तो इसके बाद अब इसको लगेगा कि जब पृथ्वीराज चौहान को हरा तो दिया ही है, अब क्यों ना भारत में स्टेबिलिटी लेके आए, स्थायित्व लेके आए। तो ये कॉन्कर कर लेते हैं। और इसके बाद होता क्या है, जब मोहम्मद गौरी यहाँ बैठा होता है दिल्ली के आसपास, उसी टाइम पे आप देखोगे अफगानिस्तान में काबुल के आसपास सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जब तुम किसी दूसरे के यहाँ कब्जा करने गए, तो तुम्हारे घर पे जब लड़ाई हो रही है, तुम्हारे घर पे जब सिविल वॉर हो रहा है, तो तुम वापस आओगे सिविल वॉर को कंट्रोल करने के लिए। तो मोहम्मद गौरी क्या करता है, वापस आता है अफगानिस्तान। लेकिन जब ये वापस अफगानिस्तान आता है, तो इस टाइम पे अब इसके तो कोई संतान नहीं है। अब इसके कोई संतान नहीं है, तो इसके पास कौन है, तो स्लेव्स हैं। अब ये क्या करेगा, अपने स्लेव्स को यहाँ पे, ये जो भारत की जमीन है जहां पे इसने कब्जा किया है, ये बांट देगा और खुद अफगानिस्तान आ जाएगा। और यहाँ इसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है भाई, 1205 के आसपास। और जैसे ही इसकी डेथ हो गई है 1200 यहाँ, और दिल्ली में यहाँ आप देखोगे जो गुलाम है, उनमें 4 गुलाम मेन है। और उनमें से एक होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जो भारत में पहली बार क्या करेगा, गुलाम वंश की स्थापना करेगा। और यहां से स्टार्ट हो जाएगा दिल्ली सल्तनत। ठीक है भाई, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी की अगर हम बात करें तो इसके 4 इंपॉर्टेंट गुलाम थे जो आपको याद रखना है, जिसमें एक तो था कुतुबुद्दीन ऐबक, एक था बख्तियार खिलजी, एक था यालदुज। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, यालदुज, और एक था तुम्हारा कुबाचा। कुबाचा। ठीक है भाई, तो बख्तियार खिलजी को दे दिया गया बंगाल वाला प्रांत। अब ये भारत है, अब यहां से मान लीजिए बंगाल जाना है, तो बंगाल जाओगे तो बीच में क्या पड़ेगा, उत्तर प्रदेश पड़ेगा, यूपी और बिहार। तो यूपी और बिहार में आप देखोगे नालंदा विश्वविद्यालय बने हुए हैं। तो बख्तियार खिलजी जब यहां से जाएगा तो नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ते हुए जाएगा। इसीलिए कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कौन था, तो बख्तियार खिलजी था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, लाहौर से लेकर दिल्ली तक का जो एरिया है ये इसको मिल गया कुतुबुद्दीन ऐबक को। यालदुज, कुबाचा को मुल्तान मिल गया। ठीक है भाई, और इसको अफगानिस्तान मिल गया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब मान लिया कि आप सारे लोग गुलाम हैं और आप गुलामों में से किसी एक गुलाम को राजा चुन लिया जाए। ठीक है, तो बाकी के जो लोग हैं वो इसकी बात ही नहीं मानेंगे। तो शुरुआत में ये होता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की कोई बात ही नहीं मानता। ये बोलता है कि मेरे को तो राजा ने राजा बनाया, मैं राजा हूं। लेकिन लोग नहीं मानेंगे। जैसे तुम सारे लोग हो और तुम सारे स्टूडेंट हो, मैं तुम किसी सारे स्टूडेंट्स में किसी एक को बोल दूं कि भाई अब तुम में से तुम राजा हो, ठीक है, या तुम मॉनिटर हो, तो उस मॉनिटर की बाकी के जो लोग हैं वो बात नहीं मानते हैं। ठीक है, तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक की बातें नहीं मानी जाएंगी तो ये कुछ काम करना स्टार्ट करेगा। और सबसे पहला क्या करेगा, ये दान बहुत सारा देगा। तो ये जो एरिया है लाहौर वाला, लाहौर को ये अपनी कैपिटल बनाता है, राजधानी बनाएगा। और यहाँ पे सबसे पहले, अब इसके पास पैसा तो है ही लूट का, तो ये क्या करेगा, पैसे बांटेगा। और पैसे बांटेगा तो यहाँ लोग जयकारा लगाएंगे कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक की जय हो। ठीक है, पैसा क्या करता है, जयकारा लगवाता है ना। अभी आप बीजेपी या कांग्रेस की रैली में जाओ, और रैली में जाने के लिए लोग जो एजेंट है वो आएंगे, वो बोलेंगे कि भैया 500 रुपए मिलेंगे, बस मोदी मोदी करना है या और किसी का नाम लेना है, तो ये जयकारा वाली काम है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, जब बहुत सारा सोना चांदी ये पैसा बांटा, तो इसको एक उपाधि मिल गई लाख बख्श की। ठीक है, कि लाखों का दान देने वाला, इसीलिए इसको हातिम सेकंड भी बोला गया। ठीक है, अब कुतुबुद्दीन ऐबक की जब ज्यादा बातें नहीं माने जाएंगी तो ये क्या करेगा, इस्लाम को प्रमोट करेगा। और प्रमोट करने के चक्कर में ये क्या करेगा, 2 इंपॉर्टेंट काम करेगा।
पहली भारत में जो दो मस्जिद है वो कौन बनवाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। एक बनवाएगा दिल्ली में और एक बनवाएगा अजमेर में। अजमेर दिल्ली में जो है वो जो मस्जिद होगी उसका नाम होगा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है। और अजमेर में जो मस्जिद बनेगी इसका नाम होगा 2.5 दिन का झोपड़ा। तो एक कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा। और बाद में क्या होगा, अब इसके पास एक संत मिलने आएंगे जिनका नाम होगा बख्तियार काकी, ठीक है। सो बख्तियार काकी जो संत हैं वो जब इससे मिलने आएंगे तो ये उनसे बहुत प्रभावित हो जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक बोलेगा कि अरे तुम आप तो बड़े अच्छे हो। और कुछ दिन के बाद आप देखोगे संत तो बिना बताए चले जाते हैं। तो उनकी याद में क्या करेगा, कुतुब मीनार की नींव डालेगा। और नींव डालेगा कहाँ पे? तो दिल्ली में, ठीक है। तो कुतुब मीनार को कंप्लीट नहीं करा पाता, उससे पहले ये मर जाता है। लेकिन नींव जो है कुतुब मीनार की वो ये डाल के चला जाता है कहाँ पे? दिल्ली में। तो 3 इंपॉर्टेंट काम थे, 2 मस्जिद और एक कुतुब मीनार की नींव, ठीक है भाई। और इसके बाद आप देखोगे राजाओं वाले शौक पूरे करना ये स्टार्ट करेगा, पोलो खेलना स्टार्ट करेगा। और पोलो खेलते टाइम इसकी 1210 में क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, ठीक है भाई। अब इसके बाद इसका जो लड़का है उसको बुलाया जाएगा कि भाई तुम सुल्तान बनो। और जैसे ही वो सुल्तान बनने आएगा तो उससे वो लड़का बोलेगा कि चाचा मेरा नाम पता है क्या है? तो बोलेगा बताओ क्या है? कि मेरा नाम आराम शाह है। तो बोलते उससे क्या है? कि मेरा नाम ही आराम शाह है, मुझसे ये शासन वासन नहीं होगा, तुम अपना देख लो, अपन तो आराम करने के लिए आए हैं, ठीक है। तो इसका लड़का कुछ वही 6-7 महीने तक के लिए राजा बनता है। और उसके बाद जब लड़का नालायक निकल जाता है तो जवाई को क्या मिलता है? पोस्ट मिलता है। जो तुम्हारा दामाद होता है उसको पोस्ट मिलता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद होता है इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है भाई। इल्तुतमिश 1210 से लेके 1236 तक इसका पूरा टाइम पीरियड होगा। अब इसकी कहानी सुनते हैं इल्तुतमिश की क्या कहानी है। अब देखो, इसको बोला जाता है रियल फाउंडर ऑफ इस्लाम या रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। सबसे पहला काम ये क्या करता है, ये एक पत्र लिखता है। और इस्लाम में ये जो इस्लाम है, इस्लाम में जो पैगंबर मोहम्मद है उसके बाद जो सबसे बड़ी पोस्ट होती थी वो होती थी कैलिफ की, ठीक है भाई। कैलिफ, कैलिफ को बोलते हैं खलीफा। तो खलीफा सबसे बड़ी पोस्ट होती थी। तो एक पत्र लिखता है खलीफाओं की तरफ से और बोलता है कि मैं आपकी इच्छा से ये चाहता हूं कि दिल्ली पर और ये जो भारत का ये लाहौर से दिल्ली तक का एरिया है इस पे मैं क्या करूं? शासन करूं। तो ये खलीफा लोग बहुत खुश होते हैं। अब देखो ये कहानी कैसे कनेक्ट करोगे, खलीफाओं को कोई नहीं पूछ रहा इस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि सारे लोग एक्सपेंशन करने में लगे हैं। अब ऐसे बंदे ने खलीफाओं को चिट्ठी भेज दी और बोल दिया कि मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं कि यहाँ पे मैं रूल कर रहा हूँ। खलीफा बहुत खुश हो जाते हैं और खलीफा इसको एक उपाधि देंगे सुल्तान की। तो पहला इंपॉर्टेंट क्या करता है, ये जो खलीफाओं से है वो अपना फेवर मांगता है, ठीक है। और यहीं से इसको एक टाइटल मिलता है रियल सुल्तान, ठीक है, वास्तविक सुल्तान, ठीक है। ये अब इसके बाद क्या है, दूसरा जो काम ये करेगा बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसे ये लगता है कि ये जो लाहौर है, लाहौर से दिल्ली को, लाहौर से कैपिटल ट्रांसफर करेगा कहाँ? दिल्ली, ठीक है। पहले इसकी जो राजधानी थी वो लाहौर थी और अब ये दिल्ली सेंट्रल में आ जाता है और यहाँ बैठ के काम करना स्टार्ट करता है। अब देखो, कोई भी सरकार हो या कोई भी इंसान हो या कोई भी राजा हो, जब भी उसे स्टेबिलिटी लानी होगी, स्थायित्व लाना होगा, तो इंस्टीट्यूशन बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये क्या करेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक इंस्टीट्यूशंस बनाने का काम करेगा, ठीक है। इंस्टीट्यूशन में 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इंस्टीट्यूशन है ये बनाएगा तुर्कान ए चहलगान। तुर्कान ए चहलगान। अब देखो तुर्कान ए चहलगान क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ मिनिस्ट्री, ये एक मंत्री परिषद जैसी है। अब मान लिया कि यहां से लेके यहां तक इतने एरिया पे तुम्हें क्या करना है, राज करना है। तो अकेले इल्तुतमिश की बस की बात नहीं थी राज करने के लिए। तो इसने क्या किया, कुछ पढ़े लिखे और नोबल्स लोगों को उठाया और उन सरदारों की जो संख्या थी वो 40 थी, इसीलिए इसको चालीसा भी कहा गया, ठीक है। और इन 40 लोगों को क्या किया, अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिया कि भाई तुम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस संभालना, तुम रेवेन्यू देखना, तुम फाइनेंस मिनिस्ट्री देखना, ठीक है। तो अब क्या कर दिया इसने, काम को क्या कर दिया, बांट दिया। और इल्तुतमिश के पास क्या हो गया, कम बोझ हो गया, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे पहला इंस्टीट्यूशन इसने बनाया तुर्कान ए चहलगान या तुर्कान ए चालीसा। अब देखो इनका काम क्या था, अब ये जो 40 लोग हैं ये तुम्हारा मंत्रिमंडल है, ठीक है। सारा काम तुम्हारा यही देख रहे हैं 40 लोग, इनको पूरी नॉलेज है, ठीक है। डिफेंस की नॉलेज है, फाइनेंस की नॉलेज है, आर्मी की नॉलेज है।
अब बाद में इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे, जब तुम्हारा किंग, अभी तो ये लोग किंग के अंडर में है, ठीक है, राजा के, लेकिन जब तुम्हारा किंग कमजोर हो जाएगा तब ये अपने आप को क्या कर लेंगे, ताकतवर कर लेंगे और पूरी बातें अपने हिसाब से मनवाएंगे, ठीक है, तब ये बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। तो आगे चल के आप देखोगे बहराम शाह के टाइम पे देखोगे आप पूरी ताकत इनके हाथ में आ जाएगी, चालीसा के हाथ में, ये जिसका मन करेगा उसको हटा देंगे, जिसका मन करेगा उसको सुल्तान बना देंगे। और तभी आप देखोगे कि बलबन के टाइम पे सबसे पहले बलबन क्या करेगा, तुर्कान या चहलगान, इसका विनाश करेगा, चालीसास को खत्म करेगा, ठीक है। तो पहला जो काम करता है इल्तुतमिश, वो क्या करता है, तुर्कान या चहलगान बनाता है, ठीक है। अब तुर्कान या चहलगान के बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम करता है वो करता है इक्ता सिस्टम, इक्ता सिस्टम बनाता है। इक्ता सिस्टम क्या होता है, देखो इक्ता सिस्टम है एक जमीन का एक टुकड़ा मान लो और इस टुकड़े को बोल दिया गया इक्ता, ठीक है भाई। अब देखो होता क्या है कि इल्तुतमिश के टाइम पे क्राइसिस आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कुछ सालों के लिए यहाँ पे आप देखोगे सूखा पड़ जाएगा, जब सूखा पड़ेगा तो रेवेन्यू तुम्हारा कम हो जाएगा, रेवेन्यू जब तुम्हारा कम हो जाएगा तो तुम अपने आर्मी को क्या नहीं दे पाओगे, सैलरी नहीं दे पाओगे, और जब तुम अपने सैनिकों को सैलरी नहीं दे पाओगे तो हो सकता है कि तुम्हारे सैनिक तख्ता पलट कर दें, ठीक है भाई, विद्रोह कर दें, और सैनिक के हाथ में सारी चीजें होती हैं, ठीक है, सैनिक चाहेगा तो विद्रोह कर देगा और तख्ता पलट कर देगा। अब ये डर सताने लग गया किसको, इल्तुतमिश को। तो इल्तुतमिश ने क्या किया, इल्तुतमिश ने एक जमीन ले ली और एक जमीन को बोल दिया कि ये जमीन जो है ये क्या कहलाएगी, इक्ता कहलाएगी, और ये जिसके अंडर ये जमीन होगी वो कहलाएगा इक्तेदार, ठीक है। तो इसने अपने सबऑर्डिनेट खड़े कर दिए बहुत सारे कि ये लो यहाँ एक इक्तेदार, 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 ठीक है। अब इस इक्तेदार को क्या बोला कि तुम अपने यहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करोगे, ठीक है, कानून व्यवस्था देखोगे, इसके साथ साथ रेवेन्यू अपना इकट्ठा करोगे, रेवेन्यू देखोगे, और उस रेवेन्यू का 1/3 पार्ट जो होगा वो आप केंद्र को भेजोगे, इल्तुतमिश को भेजोगे। 1/3 पार्ट तुम क्या करोगे, सैलरी बांटोगे सोल्जर्स में, ठीक है भाई, 1/3 पार्ट का सैलरी, 1/3 पार्ट आप किसको भेजोगे, केंद्र सरकार को भेजोगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, 1/3 आप क्या करोगे, एक्सपेंडिचर जो भी होगा तुम्हारा, खर्चा जो भी होगा 1/3 पार्ट में आप खर्चा देखोगे। तो ये जो सिस्टम है इससे फायदा क्या हुआ इल्तुतमिश को, कि अब मान लिया कि इल्तुतमिश की जो वास्तविक सेना है यहाँ पे वो 10,000 है, ठीक है, लेकिन इल्तुतमिश ने सारे इक्तेदारों को बोल दिया कि सारे इक्तेदारों को 10-10 हजार सेना रखनी है, ठीक है। अब ये जो 10,000 सेना इक्तेदार रख रहे हैं इसका जो बर्डन है वो इल्तुतमिश पे तो पड़ नहीं रहा, ये 10,000 जो सेना है इसका एक्सपेंडिचर कौन उठा रहा है, तो इक्तेदार उठा रहा है, ठीक है। लेकिन जब भी इल्तुतमिश को जरूरत होगी तो ये सेना काम करेगी किसके लिए, इल्तुतमिश के लिए। सो दिस इज द वेरी गुड आइडिया ऑफ इक्ता सिस्टम, ठीक है। अब इनका खर्चा भी इल्तुतमिश को नहीं उठाना पड़ रहा, लेकिन एक बहुत बड़ी आर्मी किसको मिल रही है, इल्तुतमिश को मिल रही है, ठीक है। सो ये था इक्ता सिस्टम। सो दो इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इक्ता सिस्टम और एक तुर्कान है चहलगान, ठीक है। अब इसके बाद एक और घटना होती है इल्तुतमिश के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये होती है कि इस टाइम पे मंगोल्स जो है वो एक्टिव हो जाते हैं इल्तुतमिश के टाइम पे, ठीक है। अब देखो मंगोल्स को कैसे याद रखोगे आप, ये इंडिया बनाया मैंने, और ये आप देखोगे यहाँ ऊपर जाओगे तो यहाँ हिमालय है, हिमालय के ऊपर चाइना, चाइना के ऊपर यहाँ पे आपने देखा होगा मंगोलिया है, ठीक है भाई, मंगोलिया। सो यहाँ के जो लोग हैं ये कहलाते थे मंगोल। अब ये कैसे लोग हैं, ये कैनिबल टाइप के, नरभक्षी टाइप के हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट पड़ता है, ठीक है, जमीन में कुछ उगता नहीं है, प्रोडक्टिविटी है नहीं, यहाँ नदियां है नहीं, जब कुछ भी नहीं है तो यहाँ का इंसान इंसान को खाया जा रहा है, ठीक है। कोई पहलवान इंसान है और उसको भूख जब लगी है तो वो किसी पतले दुबले इंसान को मार के खा जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है, 1163 के आसपास एक व्यक्ति जन्म लेता है जिसका नाम होता है चंगेज खान, आपने नाम सुना होगा, चंगेज खान। अब चंगेज खान क्या करेगा कि इन सारे लोगों को बोलेगा हम आपस में ही एक दूसरे को क्यों खा रहे हैं, क्यों ना हम यूनिफाइड हो जाते हैं, यूनिफाइड, यूनिटी बनाते हैं, एक हो जाएंगे, और अब हम एक होके दूसरे देशों पे क्या करेंगे, अटैक करेंगे। अब ये पहले से ही खतरनाक इंसान है, 6-6 फुट के, 6.5 फुट के इंसान है, अब ये यूनाइट हो गए। अब जब ये यूनाइट हुए तो सबसे पहले इन्होंने अटैक किया चाइना पे, और पूरे चाइना को इन्होंने जीत लिया, पूरे चाइना को खत्म कर दिया
मंगोलों ने, ठीक है भाई। अब आप देखोगे तो पूरे चाइना को खत्म किया, चाइना के बाद अब ये इंडिया की तरफ आए, लेकिन फिर से हिमालय पर्वत ने भारत की रक्षा करी। अब ये यहाँ से इधर उज्बेकिस्तान होते हुए ईरान जाएंगे, इराक जाएंगे, और सबसे पहले यहाँ अफगानिस्तान को लूटेंगे, फिर ईरान को। और जब ये ईरान पे अटैक करेंगे तो ईरान के राजा हैं उस टाइम पे जलालुद्दीन मांगबरनी, ठीक है भाई। तो जलालुद्दीन मांगबरनी क्या, अब इनको पता चलता है कि दिल्ली में भारत में शासन कर रहा है इल्तुतमिश, ठीक है। तो ये भाग भाग के आएंगे इल्तुतमिश के पास और बोलेंगे कि भाई इल्तुतमिश हमें शरण दे दो। तो इल्तुतमिश पूछेगा कि यार तुम तो इतने बड़े राजा हो, तुमको शरण की क्या जरूरत पड़ गई। तो जलालुद्दीन मांगबरनी बोलेगा कि मेरे पीछे चंगेज खान पड़ा है। अब यहाँ पे डिप्लोमेटिकली ये दिमाग लगाता है इल्तुतमिश और बोलता है कि भाई मांगबरनी, आप जिस पैरों से आए हैं उन्हीं पैरों से वापस चले जाएं, हम आपको शरण नहीं दे सकते। अब यहां से होगा ये कि इल्तुतमिश ने मांगबरनी को शरण ना देकर मंगोल अटैक से भारत को क्या किया, बचाया था। सो दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इल्तुतमिश कि मंगोल अटैक से बचाने वाला भारत का पहला शासक कौन था, सुल्तान कौन था, तो वो था इल्तुतमिश, ठीक है। अब इन कुछ कारणों के कारण भी इसको क्या बोला जाता है, रियल सुल्तान ऑफ स्लेव डायनेस्टी का वास्तविक संस्थापक, ठीक है। अब इतनी सारी चीजें तुम्हारे यहाँ पे हो रही हैं, प्रॉस्पेरिटी आ गई है, पैसा हो गया है, अब आप क्या करोगे, करेंसी में रिफॉर्म करोगे और आप सिक्के चलाने स्टार्ट करोगे। तो इसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाने स्टार्ट किए, एक थे टंका और एक थे जित्तल, ठीक है भाई, टंका और जित्तल। ये टंका जो था ये सिल्वर का होता था और ये जो जित्तल था ये कॉपर का होता था, ठीक है। तो ये उसके कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स थे, किसके, इल्तुतमिश के, ठीक है। अब इल्तुतमिश के बाद होता क्या है, इल्तुतमिश के जो जितने भी बच्चे हैं सब नालायक निकल जाते हैं, ठीक है। और कहा जाता है कि इल्तुतमिश के साथ कई लड़ाइयों में पार्टिसिपेट किया था रजिया सुल्तान ने। तो अब नंबर आएगा रजिया सुल्तान का। अब होगा क्या, इसके सारे लड़के जब इसके सारे लड़के नालायक हैं तो इल्तुतमिश इन लोगों से बोलेगा, तुर्कान चहलगान या चालीसा से, कि भाई तुम सबको दिख तो रहा है मेरे सारे लड़के नालायक हैं, कोई बुलेट लेके घूम के निकल गया, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है, इनको किसी को परवाह नहीं है साम्राज्य की, या किसी को राज की इच्छा नहीं है। तो ये बोलेगा कि मैं अपना जो अगला राजा चुनूंगा वो मैं अपनी बेटी को रजिया सुल्तान को चुनूंगा, ठीक है भाई। क्योंकि रजिया सुल्तान कहा जाता है इसमें सारी वो खूबी थी जो एक पुरुष में होती थी, बस इसकी दुविधा ये थी कि बस एक ही औरत थी, ठीक है। बर्नी ने कोटेशन किया है कि रजिया सुल्तान उतनी ही सुदृढ़ और उतनी ही बुद्धि वाली शासिका थी, बस उसका दुर्भाग्य यह था कि वह एक महिला थी, ठीक है। अब होता क्या है, रजिया सुल्तान का नाम जैसे ही इल्तुतमिश रखता है, बोलता है मेरे लड़के तो नालायक हैं, रजिया सुल्तान को बनाएंगे हम। तो तुर्कान चहलगान वाले चालीसा शुरुआत में तो बोल देते हैं ठीक है भैया, जो आपकी इच्छा है, जैसी आपकी मर्जी है। और बाद में ये जाते हैं तुर्कान चहलगान, जब बाहर निकलते हैं बोलते हैं यार ये तो बहुत गलत बात है, रजिया सुल्तान महिला कैसे बन सकती है, इस्लाम में महिलाओं को तुम शासक नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो ऐसी चीजें ये बोलते हैं, तो ये लोग बोलते हैं कि देखते हैं आगे क्या होता है। और तब तक क्या होता है, इल्तुतमिश की मौत हो जाती है। तो इल्तुतमिश की जैसे ही क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और रजिया सुल्तान बोलती है कि अगली शासिका मैं हूं, तो अब इसको अगली शासिका नहीं बनाएंगे, कौन, चालीसा। और चालीसा अगला शासक बना देंगे रुकनुद्दीन को, ठीक है भाई, रुकनुद्दीन। अब ये रुकनुद्दीन कौन है, अब ये अय्यास आदमी है रुकनुद्दीन। ये जैसे ही शासक बनता है ये आके पैसे उड़ाने लगेगा कि अरे तुम्हारा भाई राजा बन गया, आओ ये पैसे लूटो, ठीक है। तो ये चालीसा को लगेंगे कि अरे ये तो बहुत ही बदतमीज इंसान है भाई, इसको हमने बना दिया शासक। सो रुकनुद्दीन के टाइम पे आप देखोगे रुकनुद्दीन की एक माँ है, रुकनुद्दीन की जो माँ है इनका नाम है शाह तुकरान, ठीक है। अब होता क्या, जो शाह तुकरान थी वो पहले दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश के टाइम पे काम करने वाली एक बाई थी, आप बाई समझ लो, ठीक है। सो ये काम करने आती थी, तो एक बार इल्तुतमिश की नजर पड़ गई इन पे कि बोला यार तुम तो इतनी सुंदर हो। तो इन्होंने बोला कि हाँ मैं तो यहाँ काम करने आती हूँ। तो इल्तुतमिश ने बोला कि अरे तुम काम करने के लिए थोड़ी बनी हो, तुम तो निकाह करने के लिए बनी हो। और इल्तुतमिश क्या करेगा, शाह तुकरान से शादी कर लेता है, ठीक है। अब शाह तुकरान और इल्तुतमिश से पैदा होता है रुकनुद्दीन। तो रुकनुद्दीन बेवकूफ है, तो इसके टाइम पे इसकी माँ जो है शाह तुकरान, ये छाई रहती हैं। अब ये कैसे छाई रहती हैं, अब ये इतनी सुंदर हैं तो इनको जब ये काम करने आती होंगी तो चालीसा में से और भी लोग होंगे जो इनको छेड़ते होंगे, एक्सक्यूज मी बोलते होंगे।
अब ये क्या बन गई है, अब इनका लड़का बन गया राजा। तो अब इन्होंने मीटिंग बुलाई, इन्होंने बोला कि वो सारे लोग जो आए जो मुझसे एक्सक्यूज मी बोल रहे थे, ठीक है, तो 2-4 लोग इन्होंने कटवा दिए शाह कुरान ने, ठीक है। अब 40 आस को बहुत डर लगने लग गया कि भाई एक तो हमने जैसे सुल्तान बनाया वो पैसे उछाल रहा है, एक जो हमने उसकी जो माँ है वो हम सबको उछाल रही है। तो अब इनको लगता है 40 आस को कि ठीक है हम रजिया सुल्तान को क्या बना देते हैं, रजिया सुल्तान को अगली शासिका बना देते हैं। लड़की बेचारी है, दबी दबी सी रहेगी, इसको ज्यादा चीजें पता भी नहीं होगी, बुर्खा पहन के आएगी, बैठी रहेगी और सारा कंट्रोल तो हमारे हाथ में ही रहेगा। ये तो पपेट की तरह रहेगी, एक कठपुतली शासिका की तरह, और इसको बना देंगे, ठीक है। तब तक रजिया सुल्तान भी क्या करती है, ग्वालियर में जो जगह है वहां के नोबल से सपोर्ट ले लेती है, और उस सपोर्ट के बाद अगली शासिका बनती है तुम्हारी रजिया सुल्तान। अब रजिया सुल्तान की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रजिया सुल्तान का जो टाइम पीरियड होता है वो टाइम पीरियड होता है 1236 से लेके और 1240 तक का, ठीक है भाई। अब ये उस टाइम का इंडिया है, और इस टाइम पे इक्तेदारी सिस्टम चल रहा है अलग अलग जगह पे। जहां जहां दिल्ली सल्तनत है वहां कई सारे एकता हैं जो बैठे हैं, जो इक्तेदार हैं, जो दिल्ली सल्तनत के अधीन आते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, रजिया सुल्तान जैसे ही सुल्तान बनेगी तो ये 40 लोग जो है, ये 40 अब ये क्या करेंगे, रजिया सुल्तान को बोलेंगे ठीक है अगली शासिका तुम बन जाओ, और ये अगले दिन भेजेंगे एक पालकी, ठीक है, पालकी भेजेंगे रजिया सुल्तान के पास, और कपड़े भेजेंगे, बुरखा वगैरह भेजेंगे, और बोलेंगे तैयार होके आ जाओ रजिया सुल्तान, और तुम्हें क्या लेनी है, सभा में आना है और इंट्रोड्यूस कराना है तुमको, ठीक है। सो रजिया सुल्तान के पास जब ये पालकी भेजते हैं और ये कपड़े बुरखा वगैरह भेजते हैं, लेकिन रजिया सुल्तान तो सुल्तान बन चुकी है, ये अपना जीन्स पैंट पहन के, टॉप पहन के और बुलेट लेके आ रही है उधर से, ठीक है। तो 40 बोलते हैं यार ये तो बहुत ही गलत बात है, ये तो हमारी बात ही नहीं मान रही रजिया सुल्तान, ठीक है। तो 40 लोग बोलते हैं अरे रजिया बेटा तुम्हें ये बुरखा वगैरह पहन के आना चाहिए। तो ये बोलती है कि नहीं, मैं आंखें खोल के सबको देख के सबका काम देखूंगी, कौन क्या काम कर रहा है, और सबसे जवाब भी लूंगी, ठीक है। सो रजिया सुल्तान क्या करती है, अपना जो बुरखा है, जो मुस्लिम महिलाओं के जो कपड़े होते हैं उनको त्याग कर, ठीक है, टोपी और कुर्ता पहनना स्टार्ट करती है ना। इसको बोलते हैं इसमें काबा और कुल्हा, ठीक है भाई, काबा और कुल्हा पहनना स्टार्ट कर दिया। अब इसका रीजन क्या था, अब सही जो रीजन था वो ये था कि अगर मैं बुरखा पहन के बैठूंगा, मतलब मुझे मान लो मैं रजिया सुल्तान हूं, मैं बुरखा पहन के बैठा हूं और मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ हाँ भाई कितना रेवेन्यू आया है, राजस्व बताओ, अरे तुम बताओ कितने सैनिकों को सैलरी दी है, तो वो क्या होगा, बुरखा के बाद मैं अगर बोलूंगा तो तुम लोग मुझे सीरियस नहीं लोगे। तो रजिया सुल्तान ने जो मुसलमान जो मुस्लिम महिलाओं के कपड़े थे उनको त्याग कर काबा और कुल्हा पहनना स्टार्ट किया। काबा का मतलब होता था टोपी और कुल्हा का मतलब होता था कुर्ता, ठीक है, कुर्ता। तो पहली चीज तो ये, अब 40 को बहुत ही गुस्सा आने लग गई कि यार ये तो वो भी लेने लग गई, सभा भी लेने लग गई, ये तो हम लोगों से जवाब मांगने लग गई, ये तो बहुत ही उल्टा हो गया। अब ये लोग कॉन्स्पिरेसी करेंगे रजिया के खिलाफ में, ठीक है। तब तक दूसरी एक चीज आ जाती है, एक 40 में से एक बंदा उठ के आता है, वो बोलता है कि अरे तुम लोग क्या रजिया की बटरिंग कर रहे हो यहाँ पे, क्या तुम वो सॉरी रजिया की क्या तुम चुगली कर रहे हो, आओ तुमको एक चीज दिखाते हैं। रानी साहिबा को इश्क फरमा रही हैं। सो ये लोग बोलते हैं अरे इश्क फरमा रही है, किससे इश्क हो गया इनको। तो ये सारे लोग देखने जाते हैं, तो वहां जो अस्तबल होता है घोड़ों का, उसमें एक काम करने वाला इंसान होता है जिसका नाम होता है याकूत, ठीक है। और ये नीग्रो है, एक अबीनीसियाई नीग्रो, ठीक है, बहुत काला सा व्यक्ति है। अब ये क्या करता था, रजिया सुल्तान को घोड़े से उतारना और घोड़े पे चढ़ाने का काम था। अब धीरे धीरे रजिया सुल्तान को इससे मोहब्बत हो जाती है याकूत से, ठीक है। अब रजिया सुल्तान क्या करती है, याकूत को एक पोस्ट दे देती है और इसको बना देती है सुल्तान अखनूर, ठीक है, अस्तबल का राजा। अब ये 40 और भी ज्यादा दुखी हो गए, इन्होंने बोला कि यार एक तो तुम इश्क फरमा रही हो और दूसरा तुमने राजा किसको बना दिया अस्तबल का, अखनूर, मतलब जो सरदार होता है अस्तबल का किसको, याकूत को। और ये तो याकूत है, ये गैर मुसलमान इंसान है। अब किसी गैर मुसलमान को इतना बड़ा पोस्ट देना तो ये 40 के लिए और भी ज्यादा बुरा था। अब ये कॉन्स्पिरेसी करेंगे रजिया सुल्तान के खिलाफ, और कॉन्स्पिरेसी क्या होगी, ये जो जगह है यहाँ पे पंजाब में भटिंडा, तो भटिंडा का एक इक्तेदार है, इसका नाम है अल्तुनिया, ठीक है भाई। सो ये लोग अल्तुनिया को बोलेंगे कि भाई तू क्या कर दे, विद्रोह कर दे और तू बोल दे कि मैं दिल्ली सल्तनत के अधीन नहीं आता। और ये अल्तुनिया क्या करता है, विद्रोह कर देता है।
अब जैसे ही अल्तुनिया विद्रोह कर देता है कि मैं दिल्ली सल्तनत के अधीन नहीं आता हूं, तो रजिया इन 40 लोगों को बोलेगी कि जाओ विद्रोह को रोक के आओ 40 आस को। अब ये 40 आस बोलेंगे हम क्यों जाएं, उसको भेजो ना याकूत को। समझ रहे हो, ये बातें होने लगेंगी। अब याकूत बेचारा घोड़े पे रजिया को उठाता था, बैठाता था, उसको तलवार चलानी तो आती नहीं थी, लेकिन रजिया को खुद को तलवार चलाना आती थी। कई लड़ाइयों में रजिया ने अपने आप को साबित भी किया था। तो रजिया बोलती है ठीक है तुम में से कोई नहीं जाओ। याकूत को वो यहाँ बैठाती है दिल्ली पे, और ये खुद चल देती है कहाँ, इस विद्रोह को रोकने अल्तुनिया के पास। ठीक है, अब रजिया यहाँ से अल्तुनिया के यहाँ विद्रोह रोकने जा रही है, इधर 40 लोग हैं, ये मिलके याकूत की क्या कर देंगे, हत्या कर देंगे। ठीक है भाई, थोड़ा सा दुख मनाओ, याकूत की यहाँ हत्या हो जाएगी। अब इसके बाद ये 40 लोग क्या करेंगे, एक नया सुल्तान चुन देंगे, इसका नाम होगा बहराम शाह। बहराम शाह, ठीक है। अब जैसे ही बहराम शाह को इन्होंने चुन लिया कि हमारा अगला सुल्तान होगा बहराम शाह, तो जो आर्मी है वो किसका कहा मानेगी, बहराम शाह का या रजिया सुल्तान का? तो ऑब्वियस सी बात है बहराम शाह का। ठीक है, जैसे अभी मोदी सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री के पद से हट जाएं और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएं, है ना, ऐसा होगा नहीं, बट अगर हो जाए तो तुरंत सेना अब किसके अंडर आ जाती है, राहुल गांधी के अंदर। ऐसे ही बहराम शाह के अंडर आ जाएगी सेना। अब ये बहराम शाह क्या करेगा, ऑर्डर देगा इसी सेना को और बोलेगा रजिया को क्या कर लो, गिरफ्तार कर लो। अब रजिया सुल्तान कहा जाता है उस टाइम की मिस वर्ल्ड है, दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर जो लड़की है उस टाइम पे वो रजिया सुल्तान है। इनके कई चर्चे हैं, कहा जाता है ईरान और इराक से लोग रजिया को देखने आते थे दिल्ली सल्तनत में। ईरान इराक के जो राजदूत होते थे वो जबरदस्ती बोलते थे कि सरकार दिल्ली से कोई अपनी डिप्लोमेसी की बात चलाने चलते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वहां का जो सुल्तान है वो कौन है, रजिया सुल्तान है। ठीक है भाई, अब क्या होगा, अब अल्तुनिया के यहाँ जैसे गिरफ्तार कर लिया गया तो बर्नी लिखते हैं कि यहाँ पे लड़ाई होने लग गई जेल में। जेल में जो जेलर थे और जो सिपाही थे इनकी 8-8 घंटे ड्यूटी थी, पर ये 16-16 घंटे ड्यूटी करने को तैयार थे और उतनी ही सैलरी पे, क्योंकि कैदी कौन है, रजिया सुल्तान है। अब ये बात अल्तुनिया को पता चलती तो अल्तुनिया आता है, अल्तुनिया देखता है रजिया को और देखता रह जाता है, और अल्तुनिया बोलता है भाई रजिया क्या हाल चल रहे हैं। अब रजिया अपना दिमाग लगाती है, रजिया बोलेगी इधर आ नालायक, तो अल्तुनिया कहता है हाँ बोलो। तो अब रजिया बोलती है कि अगर तूने मेरे को यहाँ गिरफ्तार कर लिया और मेरे को तू मार भी देगा तो मेरा कोई भाई अगला जो होगा वो सुल्तान बन जाएगा, तेरा क्या फायदा होगा, और मैं क्या हूं, शासिका हूं, मुझसे तू निकाह कर ले, मैं रानी हूं तू राजा है, दोनों चलेंगे दिल्ली पे कब्जा करेंगे, ऐश करेंगे। अल्तुनिया कहता है यार बात तो सही है। अल्तुनिया कहता है बाहर निकालो रजिया को, और बाहर निकाल के बोलता है निकाह कर लो। तो रजिया सुल्तान अपना दिमाग का यूज करके अल्तुनिया से कर लेगी निकाह, और निकाह करने के बाद बोलेगी बाकी काम बाद में करेंगे, मुझे चाहिए दिल्ली की गद्दी। अब ये पंजाब से चलेंगे और पंजाब से नीचे पड़ता है हरियाणा तो पंजाब से चलेंगे और इधर 40 लोग, इनको पता चल जाएगा कि अल्तुनिया से शादी कर ली है रजिया ने, तो लोग बोलेंगे अरे यार रजिया, तो अब ये लोग प्लान करेंगे कि इनको मरवा दिया जाए। तो जैसे ही आप पंजाब से चलोगे तो दूसरा स्टेट आपको मिलेगा हरियाणा, हरियाणा में एक जगह है कैथल, और कैथल के पास में ही रजिया और अल्तुनिया दोनों को मरवा दिया जाता है। और आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि रजिया सुल्तान की कब्र कहां पर है, तो आंसर हो जाएगा कैथल। ठीक है भाई, कैथल में। अब इसके बाद अगला जो राजा बना है वो बना है बहराम शाह। अब आप लोगों को पता ही है कि बहराम शाह कैसा होगा, कठपुतली शासक होगा। ठीक है, क्योंकि किसने बनवाया है, 40 लोगों ने। अब 40 लोग ये क्या करेंगे, इस सुल्तान पे कंट्रोल करने के लिए एक पोस्ट लेके आएंगे। ठीक है, एक नया पद बनेगा और इस पद का नाम होगा नायब ए मामलिकात। ठीक है भाई, नायब ए मामलिकात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि अब इन्होंने एक नई पोस्ट बना दी कि बहराम शाह सुल्तान है तो इसी के टाइम पे एक डिप्टी सुल्तान भी होगा। ठीक है, डिप्टी सुल्तान। तो नायब ए मामलिकात की पोस्ट हो गई डिप्टी सुल्तान और ये पोस्ट हो गई सुल्तान की। अब इससे फायदा क्या हुआ, आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो जो तुम्हारा रियल सुल्तान था ये हो गया प्रेसिडेंट। ठीक है भाई, राष्ट्रपति। और ये जो तुम्हारा डिप्टी सुल्तान है ये एक्ट करेगा एज अ पीएम। तो सारी शक्ति किसके हाथ में होगी, नायब ए मामलिकात की। और नायब ए मामलिकात किन लोगों के बीच से बनेगा, तो इन 40 के बीच से।
समझ आया? तो ये इन्होंने ये जो चालीसा है धीरे धीरे इन्होंने सल्तनत में सुल्तान की पोस्ट को गिरा दिया, अपनी पोस्ट को ऊंचा कर लिया, एक नई पोस्ट बना दी नायबे मामलिकात, और ये बन गया डिप्टी सुल्तान। अब ये एक्ट कर रहा है एज अ पीएम। तो तुम्हारा जो सुल्तान है वो नाम मात्र के लिए अब सुल्तान रह गया। अब इसी के बाद देखोगे कि अगला जो सुल्तान बनेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ठीक है। अगला जो सुल्तान बनेगा वो बनेगा नासिरुद्दीन, ठीक है भाई। नासिरुद्दीन का जो टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा 46 से लेके 65 तक। अब नासिरुद्दीन के बारे में कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। अब यहां से कहानी इंपॉर्टेंट है। नासिरुद्दीन तो ये 1246 से लेके और 1265 तक रहेगा, और ये बहुत ही सीधा साधा इंसान है नासिरुद्दीन। कहा जाता है कि ये राइटिंग में बहुत अच्छा था, ये दोनों हाथों से लिख सकता था। उसके पास इसके अलावा लिखने की शैली बहुत ही कमाल की थी। तो ये क्या करता था, कुरान को कई भाषाओं में ट्रांसलेट करता था, और उससे जो पैसे आते थे उससे अपना जीवन का निर्वाह करता था, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि सुल्तान की जो पोस्ट है वो गिर चुकी है, ठीक है। और जो मेन काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, डिप्टी सुल्तान कर रहा है, ठीक है। अब इसके टाइम पे होगा क्या, डिप्टी सुल्तान बनेगा बलबन। अब यहां से शुरुआत होगी बलबन की। अब डिप्टी सुल्तान जैसे ही बलबन बनेगा तो बलबन देखेगा कि यार ये इंसान बड़ा अच्छा है सुल्तान, तो बलबन अपनी पुत्री की शादी कर देगा किसके साथ, नासिरुद्दीन के साथ। तो बलबन का दामाद बन जाएगा कौन, नासिरुद्दीन महमूद। इसीलिए कहा जाता है जब ये दामाद बन गया था बलबन का, तभी इसका कार्यकाल आप देखोगे 46 से लेकर 65 तक, लगभग 20 साल तक बना रहेगा। और बलबन अब सोचेगा कि अगला सुल्तान जो है कि वो मुझे बनना चाहिए, ठीक है। अब बलबन के साथ दिक्कत ये कि बलबन के अंदर रॉयल खून नहीं है, ठीक है। ये मतलब अभी तक का जो रॉयल खून चला आ रहा था, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक के बाद उसका दामाद, दामाद के बाद उसकी लड़की। अब बलबन थोड़ा सा बाहरी था इनके सर्कल सा, तो बलबन बोलता है कि मुझे बनना है सुल्तान। तो ये 40 लोग बोलते हैं कि अगर तुम सुल्तान बन सकते तो हम में से भी कोई सुल्तान बन सकता है, ठीक है। तो इनिशियली जब बलबन सुल्तान बनता है तो इसको ये तुर्कान चालीसा के लोग हैं ये बनने नहीं देते, ठीक है। अब जब इसको बनने नहीं देंगे तो अब बलबन क्या करेगा, अपनी खुद की सेना बनाना स्टार्ट करेगा, लोगों के बीच जाएगा, बोलेगा कि अब देखो मान लिया ये सेना है, बलबन गया, बलबन ने बोला सेना से कि अगला सुल्तान मैं बनने वाला हूँ बहुत जल्दी, ठीक है। तो सेना को बोला कि भाई हम कैसे माने, तो बलबन ने बोला कि तुम लोग मुझे सपोर्ट करो मैं सुल्तान बनूंगा। तो बलबन ने बोला कि अगर तुमने मेरा सपोर्ट नहीं किया और मैं सुल्तान बन गया तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को मारूंगा, ठीक है। तो ऐसे करके इसने क्या किया, धीरे धीरे अपना सपोर्ट गेन कर लिया इन 20 सालों में। और कुछ किताबें कहती हैं कि बाद में बलबन ने ही नासिरुद्दीन को जहर देके मार डाला और अपने आप को एक नया सुल्तान घोषित कर दिया, ठीक है। अगला सुल्तान बनेगा बलबन, और ये चलेगा 1265 से लेकर 1287 तक। गजब का कैरेक्टर है सर। जैसे ही ये बनेगा ये 40 लोग अपोज करेंगे, सबसे पहले किनको मार देगा, तुर्कान चालीसा को सबसे पहले विनाश करेगा, तुर्कान चालीसा, इनको खत्म करेगा, बोलेगा यही जड़ है मेन, ठीक है। अब ये जो तुर्कान चालीसा ये इल्तुतमिश के टाइम पे बना था और बलबन के टाइम पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब क्या होगा, बलबन एक पॉलिसी चलाएगा, इस पॉलिसी का नाम है आयरन ब्लड पॉलिसी। इसी पॉलिसी को कहा जाता है, बलबन कहता है कि मेरे साम्राज्य में मैं जब सुल्तान हूं तब कोई भी कोर्ट में हंस नहीं सकता, स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे सारी चीजें। अब देखो बलबन जो है, बलबन अपने आप को एज अ डिवाइन थ्योरी, अपने आप को एज अ भगवान पोर्ट्रेट करता है, ताकि बलबन क्या कर पाए, एक अच्छा स्टेब्लिशमेंट दे पाए। अब देखो होगा क्या, आप समझो लॉजिकली, कोई राजा आया, ठीक है, और वो राजा आके पहले ही 40 इंसानों को मार देता है, तो उस राजा के खिलाफ विद्रोह होना स्टार्ट होगा या नहीं होगा, होगा। तो इसने क्या किया, अभी जो सुल्तान का पद जो नीचे चला गया था, इसने अपने पद को डिवाइन बनाने के लिए बोला कि मैं जिल्ले अल्लाह हूं, जिल्ले अल्लाह, इसका मतलब है शैडो ऑफ गॉड, मैं ही भगवान हूं, अल्लाह का दूत हूं मैं, और मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। तो अब ये नीची जात का भी था, कहा जाता है ईरान में छोटी पोस्ट का था, छोटे कास्ट का था।
अब इसको अपने आप को जब सुल्तान बनाना है तो इसने एक थ्योरी अडॉप्ट करी, शैडो ऑफ गॉड। अब इस थ्योरी में इसने क्या किया, इसने ये बोला कि मैं अब जो भी सुल्तान की बात नहीं मानेंगे उसको सुल्तान क्या करवा देगा, कटवा देगा, ठीक है, गले से। यही पॉलिसी थी आयरन ब्लड पॉलिसी, ठीक है भाई, खून एवं रक्त की, लोह एवं रक्त की पॉलिसी इसने चलाई। अब इस पॉलिसी के बाद अब होता क्या था, अब बलबन ने क्या किया, अपने आप को शैडो ऑफ गॉड बोल दिया कि मैं भगवान का एक रूप हूं, तो जब भी कोई मेरे सामने से गुजरेगा तो वो मुझे क्या करेगा, सिजदा करेगा। अगर उसे अल्लाह को सिजदा करना है तो पहले किसको करेगा, मुझे सिजदा करेगा, और सिजदा करते हुए चला आएगा, उसके बाद मेरे पैरों पे गिरेगा और मेरे पैरों को चूमेगा, पैबोस करेगा, ठीक है, जिससे अल्लाह तुम्हारी रक्षा करेंगे और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब इसने क्या किया, दो चीजें इंट्रोड्यूस करी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नवरोज उत्सव, नौरोज उत्सव ये ईरान का फेस्टिवल होता था, ठीक है, और एक दूसरा इसने किया झरोखा दर्शन, झरोखा दर्शन। अब नवरोज उत्सव और झरोखा दर्शन के पीछे कॉन्सेप्ट क्या था, अब देखो ये राजा है, इसने अब इसको क्या करना है, क्राइम कंट्रोल करना है, लोगों के बीच में हार्मनी बनानी है, लोगों के बीच में एक अच्छा समाज क्रिएट करना है। तो इसने बोला कि मैं जब शैडो ऑफ गॉड हूं, मैं अल्लाह का एक दूत हूं, और तो फिर मैं आसानी से तुम्हें नहीं मिलूंगा, भगवान तुमको आसानी से नहीं दिखते हैं, तो भगवान को जब तुम्हें देखना है तो पूरी साल तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अच्छे अच्छे काम करने पड़ेंगे, अच्छे काम, ठीक है, टैक्स पे करोगे, क्राइम नहीं करोगे, चोरी नहीं करोगे। जब तुम ऐसा नहीं करोगे, अच्छे काम करोगे, तब तुमको बुलावा दिया जाएगा नवरोज उत्सव वाले दिन। अब नवरोज उत्सव वाले दिन आप पूरे साल अच्छे काम करेंगे, आपका मन करेगा कि भाई बलबन जो है इसको देखना तो है ही, जब ये अल्लाह का एक रूप है तो इसको देखने का मन करेगा आपको। भारत में भी जो बाबा वगैरह हुए बाद में, फिर वो जो बाबा कहीं जाते थे तो तुम भीड़ लगा के चले जाते थे उन बाबा को देखने के लिए, और बाबा बहुत कम दिखते हैं तुमको, थोड़े से गाड़ी से निकले, ऐसे किया और चले गए, ठीक है। तो डिवाइन थ्योरी यही है कि तुम अगर रैंडमली आ जा रहे हो, तुम दिख रहे हो, तो फिर तुम भगवान ही नहीं हो। तो बलबन ने अपने आप को रोक के रखा, बिल्कुल कहा जाता है 6 साल तक बलबन बिल्कुल निकला ही नहीं, इवन पूरे साम्राज्य में दिल्ली छोड़ के कहीं बाहर ही नहीं गया ये। तो अब होगा क्या, ये बोलेगा कि नवरोज उत्सव वाले दिन अच्छे अच्छे लोगों को बुलाया जाएगा और इस दिन होगा झरोखा दर्शन। अब एक ग्राउंड में इन सब लोगों को बुला दिया गया, एक खिड़की खुली और इस खिड़की से बलबन निकला, बलबन ने ऐसे किया और बलबन फिर चला गया। तो ये जो डिवाइन वाली पॉलिसी है इसकी ये काम कर गई, ठीक है। अब इसके टाइम पे क्या है, अब मंगोलों का अटैक भी चला है, ठीक है, मंगोल्स अटैक करना स्टार्ट करेंगे। अब मंगोल्स, इसके टाइम पे मंगोल्स का अटैक होगा और ये सारे अटैक्स को बखूबी क्या करेगा, रोक लेगा, ठीक है भाई। सो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट काम है। अब इसके बाद इसको क्या लगेगा, मंगोल्स के जो अटैक हैं जब बहुत ज्यादा होंगे तब इसको ये लगेगा कि आर्मी को क्या करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो आर्मी पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कोई भी चीज है जब आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी तो उसका एक डिपार्टमेंट अगर आप बनाओगे तो वो चीजें स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं। तो आर्मी का पहला डिपार्टमेंट कौन बनाता है, तो वो बनाता है बलबन, ठीक है। इसको बोलते हैं दीवाने अर्ज, ये कई एग्जाम में पूछा गया है, दीवाने अर्ज, ठीक है। मिलिट्री डिपार्टमेंट था ये, मिलिट्री डिपार्टमेंट, ठीक है। क्योंकि मंगोल अटैक तुम्हारे पास बने हुए हैं, अब मंगोल्स अटैक को रोकना है तो तुम्हें एक मिलिट्री डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। तुम्हारी सेना जब अच्छी होगी तो तुम क्या करोगे, कंसोलिडेट कर पाओगे। तो अभी तक क्या था, इल्तुतमिश और बलबन के बीच में अगर हम डिफरेंस देखें तो इल्तुतमिश की जो पॉलिसी थी वो थी एक्सपेंशन की पॉलिसी, एक्सपेंशन, विस्तारवादी नीति। लेकिन बलबन की जो पॉलिसी थी वो थी कंसोलिडेशन की, संगठित करो, संगठन की। जितना भी राज्य है हमारा उसको संगठित कर लो, मजबूत कर लो, ताकि जो मंगोलों का अटैक है उसको हम क्या कर पाए, रोक पाए। तो ये पॉलिसी थी किसकी भाई, बलबन की, ठीक है भाई। अब बलबन के टाइम पे मंगोलों का अटैक तो बना ही रहता है, एक अटैक होता है तिमूर खान का, तैमूर नहीं तिमूर, और तिमूर खान के अटैक में बलबन का जो लड़का होता है मोहम्मद शाह, ये जाता है तिमूर खान के अटैक को रोकने। तो इस अटैक में मोहम्मद शाह की हो जाती है मृत्यु, और इसके साथ साथ ये जो मंगोल्स हैं ये अमीर खुसरो को भी क्या कर लेते हैं, बंदी बना लेते हैं। बलबन के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा अमीर खुसरो साहब आ जाते हैं कोर्ट में
और अमीर खुसरो को बंदी बना लिया जाएगा, मोहम्मद शाह को मार दिया जाएगा। तो पुत्र मोह में आके बाद में आप देखोगे 1287 के आसपास बलबन की भी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। और बलबन की डेथ के बाद इसके जो ग्रैंड सन्स हैं जैसे कैमोर्स है, ठीक है, कैकुबाद कैमोर्स, तो कैमोर्स के टाइम पे आप देखोगे कि ये जो स्लेव डायनेस्टी है गुलाम वंश से कमजोर हो जाएगा। और मैंने पहले ही एक फॉर्मूला बताया है कि जब जब शासक कमजोर होगा तब तब उस पर अटैक होगा। जैसे ही कैमोर्स कमजोर पड़ेगा खिलजीज अटैक करेंगे और यहाँ से एक नया वंश आएगा, अगला डायनेस्टी आएगी और उसका नाम होगा खिलजी डायनेस्टी। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। बाकी ध्यान रखें अपना, घर पे रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू, धन्यवाद।